गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल का हमने जो लेक्चर किया था उसमें हमने सेल के बारे में डिस्कस किया था और ये हम न्यूट्रिशन एंड डाइट के रिगार्डिंग ह्यूमन फिजियोलॉजी की जो आपको नॉलेज होनी चाहिए हम वो सारा कंटेंट कवर कर रहे हैं इसमें। तो सेल हमने स्टार्ट किया था और सेल में जो कल का टॉपिक था आई एंडेड विद सेलुलर ऑर्गेनेलीज, उसमें हमने कंप्लीट किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी अपैरेटस, राइट। अभी जो आज का टॉपिक है हम सेल ही कंटिन्यू करेंगे। आई एम कंटिन्यूइंग विद द सेल ओनली। और सेल के केस में कल हमने गोल्गी अपैरेटस का कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम करेंगे सेल का ही एक पार्ट है और आई एम प्रोसीडिंग फर्दर विद दैट ओनली। सेल के अंदर अभी अपार्ट फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अपार्ट फ्रॉम माइक्रोसोम्स, गोल्गी अपैरेटस, एक और ऑर्गेनेली प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ सेल। इसका रीजन क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट इज द मेन साइट, ये वो मेन जगह है जहां पर सेल के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है। इट इज द मेन साइट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। Inside the cell. तो सेल के अंदर ये मेन साइट है जहां पर एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है। दैट इज वाई माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ सेल। एंड जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है सेल के अंदर वो किस फॉर्म में स्टोर हो रही है? इट इज स्टोर्ड एनर्जी प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सेल is stored in the form of ATP. So ATP एक फॉर्म है एनर्जी की जो सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रही है। एंड हमारी बॉडी का ईच एंड एवरी सेल, कोई भी ऑर्गन है, कोई भी अंदर प्रोसेस होनी है, उसके लिए अगर एनर्जी चाहिए तो इस फॉर्म में ही एनर्जी की यूटिलाइजेशन होगी। एंड एटीपी की फुल फॉर्म है, एटीपी इज द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो ह्यूमन बॉडी के अंदर एनर्जी की जो फॉर्म स्टोर हो रही है, एनर्जी की जो फॉर्म यूटिलाइज हो रही है दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज एटीपी। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल का ही एक पार्ट है। वेयर इट इज प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट इनसाइड सेल बिकॉज ये सेल का पार्ट है। साइटोप्लाज्म, और इन अदर वर्ड्स इट इज सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। ये सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनर्जी प्रोडक्शन इज impossible without the mitochondria. Mitochondria is the main site inside the cell for energy production. ये वो मेन पॉइंट है, ये मेन पार्ट है जहां पर एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें तो माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्चुअली डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, मींस दो लेयर्स या दो मेम्ब्रेन्स की एक स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल membranous structure। अगर हम सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर की बात करें सो नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है सेल के अंदर इट कुड बी फ्रॉम कुछ 100 से लेके थाउजेंड्स तक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो सकते हैं सेल के अंदर। सो नंबर इज अप टू दे आर प्रेजेंट फ्रॉम फ्यू हंड्रेड्स टू फ्यू थाउजेंड्स।
इन दिस केस मैंने लिखा है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन है, मींस 2 लेयर्स है मेम्ब्रेन की। माइटोकॉन्ड्रिया 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर, 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इस केस में 2 लेयर है, फर्स्ट इज द आउटर लेयर and the another one is the inner layer, या फिर outer membrane और inner membrane। एंड व्हाट इज द मेजर डिफरेंस, क्या डिफरेंस है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में? जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड है। नाउ let's suppose this is a mitochondria. So in this case this part is the outer membrane or the outer layer, और ये जो folded part है this is the inner membrane, ये inner membrane है। So inner layer is folded, इसमें folds हैं, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच एक स्पेस प्रेजेंट है जिसको हम बोलेंगे मेम्ब्रेनस स्पेस। या माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और इनर मेम्ब्रेन स्पेस, सॉरी इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। सो इन दोनों मेम्ब्रेनस लेयर्स के बीच एक स्पेस प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज द मेम्ब्रेनस स्पेस और इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। एंड ये पूरा स्पेस यहां दिस इज द मैट्रिक्स, इसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन फोल्डर स्ट्रक्चर है और इनर मेम्ब्रेन की जो ये फोल्ड्स हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, राइट? तो ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं। इनर मेम्ब्रेन के जो ये फोल्ड्स हैं, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, इनको बोला जाता है क्रिस्टे। सो इनर मेम्ब्रेन का जो ये फोल्ड है इसको बोला जाता है क्रिस्टे। व्हाट इज क्रिस्टे? इट इज दी tubular fold of inner membrane। inner membrane का tubular fold है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टे। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, लाइक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन के लिए। या अगर मेम्ब्रेन्स की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो एनर्जी की जो प्रोडक्शन के लिए जो प्रोसेसेस होती हैं उनको एनहांस करते हैं। या इन अदर वर्ड्स इफ आई से कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एंजाइम्स हैं जिनको हम माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स बोलते हैं, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है, बहुत सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो रहे हैं। सो दैट इज वाई माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर एक ऐसा पार्ट है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी।
बिकॉज जस्ट इमेजिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा हमारी बॉडी के अंदर तो एनर्जी की प्रोडक्शन ही नहीं होगी, बिकॉज दिस इज द मेन साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, राइट? सो दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी इंपॉर्टेंट. There is one more organelle. These are the lysosomes. Lysosomes are also they are present in cytoplasm. They are globular in shape, or in other words if I say कि tiny globule like structures. राउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, छोटी स्ट्रक्चर्स हैं, राउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल के अंदर ही प्रेजेंट है. एंड लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट हैं. सो लाइसोसोम्स आर अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल. लाइसोसोम्स के अंदर क्या है? दे हैव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. जो वेस्ट की डिग्रेडेशन के लिए बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है. दीज एंजाइम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट है. लाइसोसोम्स की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. मींस लेट्स सपोज ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है तो इसमें ये एक ही लेयर है. सिमिलरली लाइसोसोम्स आर द सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर की एक ही लेयर है मेम्ब्रेन की. कोई भी प्रोटीन, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हो रही है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद जो प्रोटीन वहां बना है उसके बाद प्रोटीन विल गो इनटू दी गोल्जी एपरेटस. गोल्जी एपरेटस में उस प्रोटीन की प्रोसेसिंग या पैकेजिंग हो जाएगी. नाउ अभी गोल्जी एपरेटस में जो पैकेजिंग या प्रोसेसिंग हो रही है उस टाइम पर लेट्स सपोज कि प्रोटीन जो है वो सही नहीं बना या प्रोटीन डिग्रेड हो गया है तो क्या होगा? गोल्जी से जो वो प्रोटीन है वेसिकल्स की फॉर्म में, ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में वो लाइसोसोम्स के अंदर चला जाएगा. लाइसोसोम्स के अंदर जो वो प्रोटीन चला गया उसके बाद उस प्रोटीन की जो है डिग्रेडेशन कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि वो यूजफुल प्रोटीन नहीं है हमारी बॉडी के लिए या सेल के लिए. दैट इज वाई जो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं ये फिर उस प्रोटीन की डिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं, उसको हाइड्रोलाइज करते हैं. इसीलिए सेल के अंदर अगर कुछ वेस्ट है, दैट वेस्ट कुड भी प्रोटीन या कोई भी प्रोडक्ट बना है जो सही नहीं बना, उसकी हाइड्रोलाइसिस के लिए लाइसोसोम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. राइट? सो क्या हो रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गोल्जी में प्रोटीन गया. अगर वो प्रोटीन अगर वो प्रोटीन इज नॉट बेनिफिशियल, अगर वो सही नहीं है, उसकी डिग्रेडेशन इंपॉर्टेंट है सेल के लिए या सेल उसकी स्ट्रक्चर सही नहीं है, गोल्जी में प्रोसेसिंग के टाइम पता लग जाएगा. उसके बाद गोल्जी विल सेंड दैट टू द लाइसोसोम्स और लाइसोसोम्स के अंदर उनकी डिग्रेडेशन हो जाएगी. सो दिस इज द मेन साइट फॉर द डिग्रेडेशन of प्रोटीन्स या अदर प्रोडक्ट्स, कोई और प्रोडक्ट भी हो सकता है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. कोई भी प्रोडक्ट जो बन रहा है, आई हैव टेकन हियर द एग्जांपल ऑफ प्रोटीन की ईआर से प्रोटीन बनेंगे, गोल्जी में जाएंगे, गोल्जी में प्रोसेसिंग होगी उन प्रोटीन्स की. उसके बाद क्या होगा? गोल्जी में डिसाइड कि क्या वो प्रोटीन सही बना है या नहीं बना. अगर प्रोटीन सही नहीं बना होगा तो उसके बाद इट विल गो टू द लाइसोसोम्स और लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट है
वो उस प्रोटीन को वहीं खत्म कर देंगे, हाइड्रोलाइज कर देंगे उसको, बिकॉज वो सेल के लिए बेनिफिशियल प्रोटीन नहीं है, राइट। या फिर कोई और भी ऑर्गेनेली, कोई और भी प्रोडक्ट जो डैमेज है, जो सेल के लिए बेनिफिशियल नहीं है, सेल डोंट नीड इट, कोई भी डैमेज हो गया है किसी ऑर्गेनेली में, तो दैट इज ऑल्सो डिग्रेडेड बाय दी लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है। सुसाइडल बैग्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज यहां पर आकर कोई भी ऑर्गेनेली है, कोई भी प्रोडक्ट है जो अनवांटेड है, जो नहीं चाहिए हमारे सिस्टम को, उसकी सुसाइड हो जाती है। मींस लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स है उसको कंप्लीटली डिग्रेड कर देते हैं, उसको कंप्लीटली किल कर देते हैं। सो लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स। सो आई होप आप सबको लाइसोसोम्स के बारे में ये जो पार्ट है इट इज क्लियर। सो आफ्टर द लाइसोसोम्स एक और पार्ट प्रेजेंट है सेल के अंदर जिसको बोलते हैं सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स, they are also present in the cytoplasm, present in cytoplasm nearby the nucleus, and जो centrosomes हैं they are small, rod shaped, बहुत छोटे हैं, रॉड शेप्ड हैं। अगर हम सेंट्रोसोम की बात करें, एक सेंट्रोसोम की बात करें, एक सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। सो 1 सेंट्रोसोम हैव 2 centrioles. Now it is actually like this, or if I say कि so this is 1 centrosome और एक सेंट्रोसोम के अंदर ये 2 सेंट्रियोल्स हो गए, ये एक सेंट्रियोल, ये दूसरा सेंट्रियोल, और यू कैन सी रॉड शेप्ड, तो रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है सेंट्रोसोम्स का। एंड सेंट्रोसोम्स जो है ये जब सेल की डिवीजन होनी है उस टाइम पर सेंट्रोसोम्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सो दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल at the time of cell division. सेल की डिवीजन के टाइम पर सेंट्रोसोम्स प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। So this is all about the centrosomes. नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, दे आर द माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स so microtubule ये structure it is present inside the cell. They are actually thread-like structures present inside the cell. ये thread-like structures हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट हैं।
एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है? दे हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ सेलुलर शेप। जो एक सेल है, कोई भी हमारी बॉडी का एक सेल है, सेल की शेप को मैनेज करने के लिए, सेल की शेप को मेंटेन करके रखने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो दे मेंटेन सेलुलर शेप। इसके साथ साथ जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, दे ऑल्सो आर इन्वॉल्व और दे ऑल्सो हेल्प्स इन द मूवमेंट। So they also helps in the movement of cilia, flagella, सो दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रोट्यूब्यूल्स। विद दिस हमने जो सेल की स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं या सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, वी हैव कंप्लीटेड ऑल दैट। अभी द नेक्स्ट पार्ट इज द फंक्शन ऑफ सेल। हमें सेल के बारे में हमने पढ़ लिया कि सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है। सेल के अभी हमने फंक्शंस करने हैं कि अगर एक सेल को हम लेकर चले, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, तो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनका फंक्शन क्या है। बिकॉज जब तक हमें सेल के फंक्शन क्लियर नहीं होंगे तब तक हम इन डिटेल ह्यूमन बॉडी को भी अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, और उसके साथ साथ डाइट और न्यूट्रिशन के जो भी उसके रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं हमें वो क्लियर नहीं होंगे। बिकॉज सबसे पहले हमें ये नॉलेज, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ह्यूमन बॉडी का एक सिंगल सेल जो है वो क्या फंक्शन कर रहा है। आफ्टर दैट ही आप उसको, जब न्यूट्रिशन के रिलेटेड आप सब कुछ पढ़ोगे, देन यू कैन रिलेट द थिंग्स कि जो भी आप खा रहे हो, हाउ दैट थिंग इज बीइंग असिमिलेटेड इनसाइड योर बॉडी, की सेल के अंदर वो कैसे जा रही है, एंड हाउ सेल इज फर्दर डूइंग इट्स फंक्शन। तो बिफोर डूइंग ऑल दी पार्ट्स ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन, हमें सेल के फंक्शंस और ह्यूमन बॉडी के बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए। सो आफ्टर दिस आई एम स्टार्टिंग विद द फंक्शंस ऑफ सेल। Functions of cell. First is the ingestion and assimilation. So ingestion and assimilation, these are two different terms. Ingestion का मीनिंग है कि अंदर लेकर जाना, इंजेस्ट कर रहा है सेल, जैसे हम डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन का मीनिंग क्या है कि कोई भी चीज हमारे सिस्टम के अंदर डाइजेस्ट हो रही है, मीन्स जो भी हम खा रहे हैं उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट रही है, उसके बाद ही वो सेल के अंदर जाएगी, उसके बाद ही वो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचता है जो भी हम खा रहे हैं। तो सेल का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इंजेशन। इंजेशन का मीनिंग है कि सेल विल टेक अप सर्टन न्यूट्रिएंट्स, कोई व्हाटसोएवर वी आर कंज्यूमिंग, जो भी हम खा रहे हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट रहा है, उसके बाद सेल उसको अपने अंदर ले रहा है, या फिर हम बोलते हैं कि सेल इज एब्सॉर्बिंग दैट। सो इनटेक, कि सेल इज taking that specific product inside. Assimilation, utilization. उसके बाद क्या करेगा सेल? once the cell will intake, once anything, कोई भी फूड कंपोनेंट है जो हमने खाया है उसका डाइजेशन हुआ, उसके बाद what will happen,
इंजेक्शन ऑफ दैट स्पेसिफिक फूड सब्सटेंस विल अकर, मींस इनटेक, सेल के अंदर वो चला गया। उसके बाद क्या होगा, अभी हमने सेल के अंदर सारी ऑर्गेनेलीज की हैं, ऑर्गेनेलीज अपना अपना फंक्शंस परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। वंस कोई भी फूड प्रोडक्ट है, कोई भी न्यूट्रिएंट है, जो भी फूड के अंदर प्रेजेंट है वो सेल के अंदर गया, असिमिलेशन यूटिलाइजेशन, सेल उस स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट को यूज कर एनर्जी प्रोडक्शन करेंगे, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी, या और जो भी सारे रिएक्शंस सेल के अंदर चल रहे हैं वो सारे रिएक्शंस विल स्टार्ट गोइंग ऑन। So this is the first function of cell, ingestion and assimilation. So cell will take up certain products inside intracellular fluid, that is cytoplasm। उसके बाद क्या होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स, उन प्रोडक्ट्स की फिर यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी सेल में, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वो यूज होंगे, प्रोटीन्स के सिंथेसिस के लिए वो यूज होंगे, या सेल के अंदर और जो भी डैमेज रिपेयर मैकेनिज्म चल रहे हैं उन सब के लिए फिर वो सारे प्रोडक्ट्स की असिमिलेशन या फिर यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द सेल इज, सेकेंड फंक्शन इज ग्रोथ एंड रिपेयर। तो जैसे मैंने आपको बताया, व्हाटसोएवर वी आर कंज्यूमिंग, कोई भी फूड स्टफ खाया है उसकी यूटिलाइजेशन हो गई। वो यूटिलाइजेशन होने का मीनिंग क्या है कि उससे प्रोडक्ट्स बनेंगे, प्रोटीन बन सकता है, एनर्जी बन सकती है, एनर्जी की फॉर्मेशन हो रही है, एंड ऑल दोज प्रोडक्ट्स, अगर प्रोटीन की फॉर्मेशन हुई है देन प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी। सिमिलरली एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में जो भी फंक्शंस चल रहे हैं उनके लिए, और साथ साथ अगर कोई रिपेयर की जरूरत है, कोई अंदर डैमेज हो गया है उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो सेल का अनदर फंक्शन क्या है, ग्रोथ एंड रिपेयर करना। सेल के अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म चल रहे हैं जो ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अंदर कोई डैमेज है उसके लिए रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट इज हाउ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर। ग्रोथ का की अगर बात करें, सेल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सेल हैज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि सेल डिवाइड कर सकता है, राइट। तो सेल डिवीजन के कारण हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही है। सो ग्रोथ एंड रिपेयर कैसे हो रही है, बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो सेल के अंदर हो रहा है वो है मेटाबॉलिज्म। थर्ड फंक्शन जो सेल के अंदर हो रहा है दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज एनाबॉलिज्म, the another is the catabolism. Anabolism is the formation, catabolism is the breakdown. So फर्स्ट पॉइंट हमने किया था कि सेल प्रोडक्ट्स को इनटेक कर रहा है और उसके साथ साथ उनकी यूटिलाइजेशन स्टार्ट हो रही है। तो यूटिलाइजेशन के टाइम पर मेटाबॉलिकल रिएक्शंस चल रहे हैं या मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो गया है। सेल के अंदर या तो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो सकती है या उन प्रोडक्ट्स का ब्रेकडाउन हो सकता है। एट द एंड एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म ये दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, या ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में एक बैलेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारे सिस्टम में एक स्टेबिलिटी रहे। तो एनाबॉलिज्म से फॉर्मेशन हो रही है प्रोडक्ट्स की और कैटाबॉलिज्म से ब्रेकडाउन हो रहा है, एंड बोथ दीज प्रोसेसेस
इन प्रोसेसेस में एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट है। तो एनर्जी का जो लेवल है ओवरऑल हमारी बॉडी में, उसकी स्टेबिलिटी के लिए मेटाबॉलिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेटाबॉलिज्म में एक बैलेंस होना चाहिए कि एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म जो है इनमें इक्विलिब्रियम होना चाहिए। सो मेटाबॉलिज्म में दो कैटेगरीज है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और द ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोडक्ट्स। सो फॉर्मेशन कैसे होगी, कोई भी प्रोडक्ट इंजेस्ट किया है उसकी यूटिलाइजेशन होगी, उसके बाद फर्दर उससे और प्रोडक्ट्स बनेंगे। जैसे यूटिलाइजेशन के टाइम पर मैंने बोला था कि न्यूट्रिएंट्स जो सेल के अंदर गए, उसके बाद प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी। कैटाबॉलिज्म में उन प्रोडक्ट्स का फर्दर ब्रेकडाउन हो गया, उनसे और प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेटाबॉलिकल एक्टिविटी दैट इज गोइंग इनसाइड द सेल। Next is the respiration. Gases exchange. So, single cell of our body is responsible for the respiration. Cells gaseous exchange, जो gases का exchange हो रहा है हमारी body में, carbon dioxide is being removed out, oxygen is being taken in. That is responsible because cells are present. Cell के अंदर जो respiration की process है, it is going on, right? So another function of cell है कि cell is responsible for respiration. Gases का जो exchange है हमारी body में, वो cell की presence के कारण ही हो रहा है। उसके साथ साथ excretion of waste. वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है, अगर हम एक सिंगल सेल की बात करें, सिंगल सेल के अंदर डैमेज्ड प्रोडक्ट्स बहुत सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, या फिर अनवांटेड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो सेल का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि सेल एक्सक्रीट आउट कर रहा है उन सारे प्रोडक्ट्स को फ्रॉम आवर बॉडी। अगर हम स्किन सेल्स की बात करें, हमारी बॉडी में स्वेटिंग इज द मेन वन प्रोसेस जिसकी हेल्प से हमारी बॉडी वेस्ट को एक्सक्रीट आउट कर रही है। So that is we can say that is possible because cell is present. हमारी स्किन की जो सेल्स है स्वेटिंग के टाइम पर they are responsible for the excretion of waste. This is one example कि कैसे हमारी बॉडी जो है वो टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रही है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल रही है। So these are the few functions of cell. Cell division. Although I have mentioned this in the growth part also, कि cell has one important function or has one important property जिसके कारण ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ हो रही है, बिकॉज सेल जो है डिवाइड कर रहे हैं हमारी बॉडी के, या रिपेयर मैकेनिज्म्स के टाइम पर अगर एक सेल डैमेज हो गया उस टाइम पर सेल के पास ये प्रॉपर्टी है कि सेल डिवाइड कर सकता है, इसीलिए रिपेयर हो जाती है इजिली। जहां पर भी रिक्वायरमेंट है इनसाइड द बॉडी, कहीं डैमेज हो गया वहां पर इट इज रिक्वायरमेंट की सेल चाहिए, तो सेल ग्रो कर जाएंगे बिकॉज ऑफ द डिवीजन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सेल की सेल डिवाइड कर सकते हैं इजिली टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स फॉर द ग्रोथ एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। सो विद दिस वी आर डन विद द फंक्शंस ऑफ द सेल, एंड हमने सेल के बारे में सारा कवर कर लिया है पार्ट, सेल के जो इंटरनल पार्ट्स हैं, सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, एंड सेल के सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द सेल पार्ट। आई होप आप सबको ये सेल के बारे में जितना भी हमने किया है वो सारा क्लियर होगा, एंड इन द नेक्स्ट सेशन विल मीट विद न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।